दोस्तों कार खरीदना तो एक बार का डिसीजन होता है, पर गलत ट्रांसमिशन यानी गलत गियरबॉक्स को चुन लेने का जो नतीजा होता है वो आप हर बार भुगतते हैं जब भी आप उस गाड़ी को ड्राइव करते हैं। इस वीडियो के बाद अब कभी भी जब आपको शोरूम वाले ये बोलेंगे सर ऑटोमेटिक ले लीजिए, सर डीसीटी ले लीजिए, सर एएमटी ले लीजिए, ये सुनकर के आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आज हम सभी ट्रांसमिशन को अंदर से समझने वाले हैं। तो दोस्तों ट्रांसमिशन जो है एक पावर मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि इंजन और व्हील्स के बीच में बैठकर इंजन की पावर को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इंजन पावर जनरेट करता है, बट ट्रांसमिशन डिसाइड करता है कितनी पावर और कब और कैसे ये व्हील्स तक पहुंचानी है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज जानने वाले हैं आप सबसे रिलायबल गियर बॉक्स, सबसे स्मूथ गियर बॉक्स, सबसे महंगा गियर बॉक्स और सबसे ज्यादा हाई मेंटेनेंस वाला गियर बॉक्स। इसी के साथ साथ कैसे ट्रांसमिशन ये वर्क करता है और फंक्शनल लेवल पे कौन सा गियर बॉक्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों ट्रांसमिशन का काम सिर्फ गियर बदलना नहीं होता है, यहाँ पर इसका काम होता है इंजन की पावर को भी कंट्रोल करना, आरपीएम को सेफ जोन में रखना और ड्राइवर और इंजन के बीच में स्ट्रेस ऑब्जर्वर का काम करता है ट्रांसमिशन। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम सबसे पहले मैनुअल ट्रांसमिशन को समझें तो इसमें मुख्य रूप से दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो गियर हाउसिंग और दूसरा क्लच असेंबली। गियर हाउसिंग वो चीज होती है जिसके अंदर छोटी छोटी गरारियां आपने देखी होंगी जिनको हम गियर्स कहते हैं, ये लगे रहते हैं। और दूसरी क्लच असेंबली होती है जो कि गियर बॉक्स से बाहर होती है। तो जब गाड़ी रुकी हुई होती है तब गियर बॉक्स के अंदर मौजूद जो गियर्स होते हैं वो गियर्स घूम नहीं रहे होते हैं, क्योंकि कोई सा भी गियर एंगेज नहीं होता है। और जैसे ही आप गियर लीवर से कोई गियर सेलेक्ट करते हैं, क्लच पेडल को धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो वो स्पेसिफिक गियर एंगेज हो जाता है और क्लच छोड़ते ही इंजन की पावर डिफरेंशियल यानी कि ड्राइव शाफ्ट के जरिए गियर बॉक्स तक पहुंच जाती है। और फिर वही पावर आगे के पहिए या फिर जहां पर भी वो डिफरेंशियल लगा हुआ है, रियर व्हील ड्राइव है तो वो रियर के पहियों तक पहुंचती है और जिससे कि गाड़ी आगे मूव हो पाती है। यही कुछ पूरा प्रोसेस है जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन की बेसिक वर्किंग कहलाता है। अब मैनुअल ट्रांसमिशन क्या है? इसमें आपको मैनुअल यानी कि खुद से गियर बदलने पड़ते हैं, खुद से क्लच दबाना पड़ता है, क्लच का एडजस्टमेंट भी आपको खुद ही करना पड़ेगा, चाहे भीड़ में चल रहे हैं चाहे हाईवे पे चल रहे हैं, दोनों का कंट्रोल यानी गियर और क्लच का कंट्रोल ड्राइवर के पास ही रहता है। तो अब आता है एएमटी, आईएमटी, एजीएस। जी हाँ, जब कंपनी ने कहा कि अब ऑटोमेटिक गाड़ियां भी सस्ती होंगी तब यहां से जन्म होता है एएमटी, आईएमटी और एजीएस का। देखिए यहाँ पर ये जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है इसको हम ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन कहते हैं, जिसमें कि मैनुअल वाला गियर बॉक्स ही लगा हुआ होता है। पर इस गियर बॉक्स के ऊपर गियर लीवर को चलाने के लिए और क्लच को दबाने के लिए कुछ एक्चुएटर लगे रहते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं डायरेक्ट इंजन कंट्रोल यूनिट यानी ईसीयू से। तो जब इनको कमांड मिलती है, जैसे ही एक्सेलरेटर पर ड्राइवर पैर रखता है, ब्रेक को छोड़ता है, तो कुछ माइक्रो सेकंड्स में ही ईसीयू को यह सिग्नल जाता है कि गाड़ी आगे चलने के लिए ड्राइवर फोर्स कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, तुरंत जो है वो एक्चुएटर जो वो रोबोटिक्स लगे हुए रहते हैं, जो क्लच पे एक्चुएटर लगा है वो दब जाता है और पहला गियर सिलेक्ट कर देता है दूसरा एक्चुएटर जो कि गियर लीवर पे लगा रहता है। तो यहां पर वही गियर होते हैं, वही गियर रेशियो होते हैं और सेम मैनुअल वाला ही ट्रांसमिशन होता है। सिर्फ एक्चुएटर क्लच दबाने और छोड़ने का काम करता है और गियर शिफ्टिंग एक्चुएटर जो है वो गियर बदलने का काम करता है। अब यहां पर आप आईएमटी, एजीएस, एएमटी में कंफ्यूज मत होइए, ये अलग अलग ब्रांड ने अलग अलग नाम रख दिए हैं अपने। जैसे कि मारुति एजीएस के नाम से आती है जिसमें एएमटी आता है यानी ऑटो गियर शिफ्ट का नाम दिया है इन्होंने। इसी तरीके से हैंडई है, हैंडई ने इसको आईएमटी नाम दिया है। हैंडई का हालांकि जो आईएमटी है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो यहां पर भी इन्होंने मैनुअल गियर बॉक्स को ही लगाया है, पर यहां पर इन्होंने क्या किया है, सिर्फ एक एक्चुएटर का इस्तेमाल किया है जो कि क्लच की जरूरत को खत्म कर देता है। इन्होंने क्लच पे एक्चुएटर लगाया, क्लच पे रोबोटिक्स लगा दिए हैं। तो उससे क्या हुआ, क्लच तो आपका हट गया बट गियर एज इट इज आपको अभी भी हैंडई के आईएमटी में बदलना पड़ता है, यानी मैनुअल बदलना पड़ता है। जैसे ही आप गियर बदलते हैं तो गियर पे हाथ रखते ही जो गियर लीवर पे लगा हुआ सेंसर है वो ये सेंस कर लेता है कि आप गियर चेंज करने वाले हैं। तो इससे कुछ ही माइक्रो सेकंड्स में ईसीयू सिग्नल भेजता है रोबोटिक्स को, जिससे कि वो क्लच को प्रेस कर देता है और आप गियर बदल पाते हैं और गाड़ी चल जाती है। दोस्तों हैंडई ने इस आईएमटी को अपने गियर बॉक्स को चीपर यानी सस्ता बनाने के लिए ऐसा किया। जैसे कि मारुति ने तो दोनों पे एक्चुएटर लगा दिए, हैंडई ने सिर्फ क्लच पे लगाया, जिससे कि इसमें कॉस्ट कटिंग हो पाई, पैसे की बचत हो पाई और जिससे कि हैंडई को ये सस्ता पड़ा गियर बॉक्स, क्योंकि दो एक्चुएटर लगाने की जरूरत खत्म हो गई। अब तीसरा गियर बॉक्स आता है जो कि काफी बेहतरीन गियर बॉक्स है, यानी टॉर्क कन्वर्टर, जिसको हम टीसीबी कह देते हैं। यहाँ पर जो टॉर्क कन्वर्टर है एक हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है ये, जो इंजन और गियर बॉक्स के बीच क्लच की जगह फ्लूइड का यूज करता है यानी ऑयल का यूज करता है।
यहाँ पर ये मैनुअल, एएमटी, डीसीटी में क्लच प्लेट देखने को मिलेगी, पर यहाँ पर जो टॉर्क कन्वर्टर है उसमें फ्लूइड देखने को मिलता है। कैसे काम करता है बता रहा हूं आपको। देखिए, टॉर्क कन्वर्टर जो होता है वो क्लच के बिना ऑटोमेटिक पावर ट्रांसफर कर पाता है। टॉर्क कन्वर्टर के अंदर 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला इंपेलर, जिसको हम पंप कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो इंपेलर या फिर पंप जिसको कहते हैं, ये इंजन की साइड में जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि इंजन तो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। जब आप ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी ट्रैफिक में खड़ी है, इंजन कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो इंजन कंटिन्यूअसली चल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर ये जो ऑयल पंप है ये अंदर ही अंदर ऑयल को सर्कुलेट कर रहा है, यानी कि घुमा रहा है तेजी से। इसलिए ये टॉर्क कन्वर्टर का पावर ट्रांसफर करने वाला पार्ट बन जाता है, यानी कि पावर आगे भेजने वाला। दूसरा यहाँ पर होता है टरबाइन, जो कि कनेक्टेड होता है गियर बॉक्स से। तो यहाँ पर ऑयल की एनर्जी से ये घूमने लगता है। जैसे कि आपने स्पीड दी, ब्रेक छोड़ा, तो यहाँ पर जो इंजन की आरपीएम बढ़ेगी, उसके पावर से यहाँ पर दूसरा टरबाइन है वो घूमना शुरू कर देता है उसी दिशा में। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, यहाँ पर जो पंप है और टरबाइन है उसके बीच में एक स्टेटर और लगाना शुरू कर दिया। हालांकि ये स्टेटर पहले वाले जो टॉर्क कन्वर्टर आते थे उनमें नहीं आता था, पर अब ये टॉर्क कन्वर्टर को ज्यादा स्टेबल, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए इसमें एक स्टेटर का इस्तेमाल कर दिया गया है बीच में। अब स्टेटर क्या करता है? स्टेटर ऑयल के फ्लो को कम या ज्यादा कर सकता है, यानी कि जो इसमें ब्लेड लगे रहते हैं उससे ऑयल का फ्लो कम या ज्यादा हो सकता है। जब आपको कम पावर की जरूरत है तो ये ऑयल का फ्लो उसी हिसाब से भेजेगा। जब ज्यादा पावर की जरूरत होगी तो यहाँ पर टरबाइन के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, जिससे कि व्हील्स को ज्यादा पावर मिलेगी, तो वो ज्यादा तेज गति से घूम सकेंगे। और साथ ही साथ जो स्टेटर होता है यही काम करता है टॉर्क को मल्टीप्लाई करने का। इसी स्टेटर की वजह से यहाँ पर जो लो स्पीड है, यानी कि लोअर आरपीएम में भी ज्यादा टॉर्क आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर एक पार्ट और आपको देखने को मिलेगा, इसमें लॉकअप क्लच आने लगा है, जो कि पुराने टॉर्क कन्वर्टर से काफी बेहतर हो गया है ये, क्योंकि पहले वाले टॉर्क कन्वर्टर में नहीं आता था। ये लॉकअप क्लच क्या होता है? ऑटोमेटिक ही डिसंगेज और एंगेज होती हैं, और ये साधारण जो यानी कि जो नॉर्मल क्लच प्लेट होती है मैनुअल वाले में, उससे काफी ज्यादा डिफरेंट होती है, और माइनर पावर लॉस के साथ साथ बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिल पाती है। कभी कभार तो ये मैनुअल से भी ज्यादा आपको माइलेज देता है अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सीवीटी की। जी हाँ, कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। यहाँ पर जो वेरिएबल लग गया शब्द, इसी से ही आप समझ जाए कि यहाँ पर कंटिन्यूअसली वेरी करता रहता है। यहाँ पर गियर जो है किसी एक स्पीड में या एक गियर के अंदर नहीं चलती है गाड़ी। यहाँ पर हर एक सेकंड में, हर एक माइक्रो सेकंड में गियर चेंज होते रहते हैं। किस तरीके से काम करता है मैं बताता हूं। तो यहाँ पर जैसे ही आप एक्सीलेटर दबाते हो, आरपीएम बढ़ता है, तो यहाँ पर जो दो पुलीज लगी रहती हैं, एक पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ। पीछे मतलब यहाँ पर एक तो व्हील से जुड़ी हुई होती है और एक पुली इंजन से जुड़ी होती है। तो क्या होता है कि ये दो पुली के बीच में एक बेल्ट होती है, वो बेल्ट जुड़ी होती है इंजन से, एक तरफ इंजन वाली पुली से और दूसरी तरफ व्हील वाली पुली से। तो जब गाड़ी में हम आरपीएम देते हैं तो ये जो पुलिस हैं ये छोटी बड़ी होती रहती हैं। जिस तरीके से यहाँ पर जब ज्यादा टॉर्क चाहिए होता है तो यहाँ पर पीछे वाली जो पुली होती है वो बड़ी हो जाती है। तो जब पीछे वाली पुली बड़ी हो जाएगी तो टॉर्क ज्यादा मिलेगा गाड़ी को। अब जब आगे की पुली बड़ी होगी तो पीछे की छोटी हो जाएगी, तो उससे क्या होगा? गाड़ी को तेज गति मिल पाएगी, यानी कि ज्यादा हायर स्पीड के कंडीशन में आगे वाली पुली बड़ी हो जाती है और पीछे वाली छोटी हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ जो स्कूटर्स आते हैं जैसे कि एक्टिवा, जुपिटर, इनमें भी ये सीवीटी टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें कि दो पुलिस लगी रहती है, एक पीछे उससे जुड़ी होती है व्हील से, एक आगे इंजन से जुड़ी होती है। तो ये छोटी बड़ी यानी कि कम ज्यादा होती रहती है हर एक माइक्रो सेकंड में। तो यहाँ पर हम इनको प्राइमरी और ड्रिवन पुली भी कहते हैं। ड्रिवन पुली व्हील की तरफ जुड़ी होती है और प्राइमरी जो पुलिस होती है वो जुड़ी होती है इंजन की तरफ। जब ज्यादा टॉर्क चाहिए तो ड्रिवन पुली बड़ी हो जाएगी, और जब ज्यादा स्पीड चाहिए, हायर आरपीएम चाहिए, तो आगे वाली बड़ी हो जाएगी, पीछे वाली छोटी हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक टॉर्क के लिए कम गति की जरूरत होती है, लो गियर रेशियो की जरूरत होती है। इस वजह से आगे वाला जो गियर है, जो आगे वाली इंजन से जुड़ी हुई पुली है, वो छोटी हो जाती है और पीछे वाली बड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से ये सीवीटी काम करता है। अभी हम आगे ये भी जानने वाले हैं दोस्तों, कौन सा गियर बॉक्स बहुत ज्यादा रिलायबल है, कौन सा गियर बॉक्स सिटी के लिए अच्छा है, हाईवे के लिए अच्छा कौन सा है, और काफी सारी यूज केसेस पे भी बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगला जो गियर बॉक्स आता है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं डीसीटी, डीसीए, डीएसजी, जो अलग अलग ब्रांड, अलग अलग नेम दे दिया है, पर यहाँ पर जो एक यूनिवर्सल नेम है वो है डीसीटी, यानी डुअल क्लच ट्रांसमिशन। तो दोस्तों, इस ट्रांसमिशन में दो अलग अलग क्लच होती हैं। एक क्लच तो काम करती है इवन नंबर ऑफ गियर्स पे, और दूसरी क्लच काम करती है ऑड नंबर ऑफ गियर्स पे। जैसे कि एक क्लच काम करेगी पहले, तीसरे और पांचवें गियर पे, और दूसरी जो क्लच होगी वो काम करेगी दूसरे, चौथे और छठे गियर पे। तो ऐसे में होता यह है कि इसमें बहुत तेज गियर शिफ्टिंग हो सकती है। तो ऐसे में होता यह है कि जब ड्राइवर गाड़ी को चलाने के लिए ब्रेक पैडल को छोड़ता है,
रेस को दबाता है, तो ऐसे में बिल्कुल कुछ माइक्रो सेकंड्स में ही पहला गियर एंगेज हो जाता है और दूसरा क्लच जो है वो दूसरे वाले गियर को पहले से रेडी रखता है। इससे क्या होता है, जब दूसरा गियर पहले से रेडी होगा, यानी कि वो पहले से लगने के लिए तैयार होगा, तो एक निश्चित आरपीएम पर गाड़ी पहुंचते ही तुरंत दूसरा गियर लग जाएगा और ये बिल्कुल लैग नहीं देखने को मिलेगा इसमें आपको, और ड्राइवर को फील ही नहीं होगा कि उसमें गियर शिफ्टिंग हो रही है उसकी गाड़ी में। तो इसी वजह से यहां पर ये डीसीटी गियर बॉक्स को लाया गया, जो कि रेसिंग गाड़ियों में और दूसरी जो स्पोर्ट्स कार हैं उसमें भी बेहतरीन परफॉर्म कर पाता है। साथ ही साथ इसमें पावर लॉस बिल्कुल ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर डीसीटी दो टाइप के क्लच के साथ आता है। एक तो होती है ड्राई क्लच, यानी कि इसमें दो क्लच प्लेट्स लगी रहती हैं, दोनों ही ड्राई क्लच होती हैं। और दूसरा जो डीसीटी आता है उसमें वेट क्लच का भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि अभी लेटेस्ट डस्टर आई है रेनो की, उसमें डीसीटी जो वेरिएंट है उसमें वेट क्लच का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से जो टाटा की सियरा है उसमें जो डीसीए गियर बॉक्स है उसमें भी वेट क्लच का इस्तेमाल हुआ है। वेट क्लच क्या होता है, ऑयल के अंदर ही ये क्लच प्लेट घूम रही होती हैं। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। वेट क्लच जल्दी गर्म नहीं होता, बहुत लंबी रिलायबिलिटी होती है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जल्दी खराब नहीं होती। पर इसके भी कुछ ना कुछ अपने नुकसान है, जैसे कि यहाँ पर जो वेट क्लच होता है उसमें ऑयल कंटेमिनेशन का इशू आता है कि भाई ये क्लच धीरे धीरे वियर एंड टियर हो रहे हैं, घिस रहे हैं, और उनका जो घिसने के बाद जो पार्टिकल्स हैं वो ऑयल में ही मिलते रहते हैं। अब उससे क्या होता है कि ऑयल जल्दी चेंज करवाना पड़ सकता है। हालांकि वो बात और है कि कंपनी ने जो रिकमेंडेशन दी है उसके हिसाब से ही आपको इसमें चलना होता है, पर ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग माने जाते हैं, ज्यादा हीट स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं, जो वेट क्लच के साथ डीसीटी आता है। दोस्तों इसके साथ एक डीसीटी से भी ऊपर एक क्लच आता है जिसको हम डॉक बॉक्स कहते हैं, जिसमें जो दांते होते हैं, इसमें आप देखेंगे गियर स्क्रीन पे, इसमें जो दांते हैं वो डॉग के दांत की तरह होते हैं, यानी कि जो एक सर्कल में राउंड में डॉग के टीथ की तरह होते हैं, जिसकी वजह से इसको डॉक बॉक्स कहा जाता है। यहाँ पर ये जो गियर बॉक्स है ये फॉर्मूला 1 या रेसिंग कारों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बिना क्लच के गियर बदलने की परमिशन देता है। आपकी गाड़ी 100 पे चल रही है, 200 पे चल रही है, 300 पे भी इवन चल रही है, आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्लच होता ही नहीं, और आप यहाँ पर गियर शिफ्ट कर सकते हैं इतनी स्पीड में भी। तो इसीलिए ये डॉक बॉक्स जो है ये रेसिंग कार्स में आपको देखने को मिलता है। हालांकि आप देखेंगे कि डस्टर का जो हाइब्रिड इंजन आने वाला है दिवाली के आसपास जो लॉन्च होगा, उसमें शायद कंपनी डॉक बॉक्स को दे सकती है। तो अब आपने इनकी वर्किंग मैकेनिज्म सारा समझ लिया, इसके पीछे क्या साइंस है उसको समझ लिया। अब बात करते हैं यूज केस के लिए, कौन सा गियर बॉक्स कैसा है और किस यूज केस के लिए यहाँ पर बेस्ट रहेगा कौन सा गियर बॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैनुअल ट्रांसमिशन है आपको पता है सभी चीजों पर खरा उतरता है। आपको लॉन्ग लाइफ चाहिए तो मैनुअल है, आपको सस्ता मेंटेनेंस चाहिए मैनुअल है, पावर चाहिए इसमें तो भी मैनुअल काफी अच्छा है, फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए तो भी आप मैनुअल से निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ आपके हाथों में पूरा कंट्रोल होता है अपनी गाड़ी का। फिर चाहे आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, या हिल्स पे ड्राइव कर रहे हैं, या फिर स्लिपरी रोड पर भी आप चल रहे हैं, यहाँ पर मैनुअल गियर बॉक्स हर चीजों में, हर तरीके की कंडीशन में खरा उतरता है। और दूसरा जो आता है एएमटी, एजीएस, आईएमटी, तो दोस्तों यहाँ पर ये भी मैनुअल के जैसा ही है, पर ये जो है ट्रैफिक के लिए तो बेहतरीन है। हाईवे पर कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा पावर लैग देखने को मिलेगा, जब आप ओवरटेक करेंगे या इंस्टेंट पावर की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पर ये कुछ सेकंड्स ले लेता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, जब आप इसको भी चलाना सीख जाएंगे तो इससे भी आप पावर आउटपुट बहुत अच्छा निकाल सकते हैं। हालांकि गियर शिफ्टिंग जो होती है वो थोड़ा सा डिले होती है। और यहाँ पर काफी सारे ब्रांड्स यानी कि हैंडई, टाटा, मारुति, ये सभी अपनी गाड़ियों में एएमटी, आईएमटी, एजीएस देते हैं ताकि गाड़ी सस्ती बनाई जा सके और साथ ही साथ मेंटेनेंस भी कम हो इसका, और इसी के साथ एक क्लचलेस और गियरलेस गाड़ी का अनुभव कर सके कार बायर। पर दोस्तों इसका कहीं ना कहीं आपको एक ड्रॉबैक हिल्स पर देखने को मिल सकता है। सपोज दैट कि आप हिल्स पर चढ़ाई पर खड़े हैं या कहीं पर ट्रैफिक है, जैसे कि आपने देखा आजकल रील्स में, वीडियोस में कि मनाली के सड़कों पे बहुत जाम हो गया, आप यहाँ जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा जाम है, स्लोप पे गाड़ी खड़ी है। तो ऐसे स्लोप में जब आप गाड़ी में एक्सेलरेट करेंगे तो हो सकता है गाड़ी आपकी थोड़ी सी कुछ सेकंड्स के लिए पीछे की तरफ जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको या तो ब्रेक लेना पड़ेगा या एक्सेलरेट कर सकते हैं, क्लच आपके पास है नहीं। अब अगर स्लोप पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक लगा हुआ है, पीछे भी गाड़ी है, तो ऐसे में पीछे भी लग सकती है, तो थोड़ा सा सावधानी से आपको चलानी पड़ेगी। इसका बिहेवियर अगर आप एक बार समझ जाओगे तो कम परेशानी होगी आपको हिल्स पे, पहाड़ों पे या स्लोप पे एजीएस, आईएमटी या फिर एएमटी को चलाने में। तो अगली बार एएमटी और एटी के बीच में कंफ्यूज मत होना,
कोई ये कहे कि भैया ये तो ऑटोमेटिक गाड़ी है, नहीं भैया, वो ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन है। तो फाइनली अगर आपकी रनिंग बहुत ज्यादा हिल्स पे है या फिर आप रहते ही ऐसी जगह पे जहां पर स्लोप है, चढ़ाई है, जैसे देहरादून में, हिमाचल में, कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं, तो वहां पर आप ये एजीएस एएमटी वाली गाड़ी लेना अवॉइड करिएगा। ये थोड़ी सी परेशानी भरी हो सकती है हिल्स पे। हाँ, पर सिटी ड्राइविंग के लिए तो बेस्ट है। आपको एक आरामदायक राइड देती है। सिटी ड्राइविंग में आपको बार बार क्लच यूज नहीं करना पड़ेगा, बार बार गियर शिफ्टिंग से आप बच जाओगे एजीएस एएमटी में। और हाँ, सस्ती तो पड़ती है। मेंटेनेंस बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मैनुअल में होता है। हालांकि इसके जो एक्चुएटर्स हैं और जो रोबोटिक्स लगे रहते हैं वो इतनी जल्दी खराब होते भी नहीं। बात करें सीवीटी की, तो भैया सीवीटी में आपको एक स्मूथ राइड एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत अच्छी राइड क्वालिटी मिलती है। यहाँ पर गियर तो होते ही नहीं है, इसलिए आपको कहीं पर कोई जर्क देखने को नहीं मिलेगा। आपने एक्सेलरेट किया और काफी अच्छे स्मूथ तरीके से सीवीटी काम करता है। ज्यादातर सेडान कार में आपको सीवीटी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक कंफर्टेबल राइड चाहिए होती है ऑनर को। तो इसी वजह से सीवीटी होंडा की गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा। हैंडई में भी सीवीटी देखने को मिलेगा, जिसको आईवीटी कहती है हैंडई। तो ये काफी बेहतरीन गियर बॉक्स है। पर ये गियर बॉक्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव, ज्यादा एक्सेलरेटर पे पैर रख के जिनको चलाने की आदत होती है, ज्यादा पेडल दबा के चलाने की आदत होती है, उनके लिए नहीं होता है। ऐसे में इसके फेलियर के चांस ज्यादा हो जाते हैं जब आप इसको एग्रेसिवली ड्राइव करते हैं सीवीटी गियर बॉक्स के साथ आने वाली गाड़ियों को। और कुछ कॉन्स भी यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा सीवीटी के। देखिए, यहां पर सीवीटी रिपेयरेबल नहीं होता है जल्दी से। अगर ये खराब हो जाए या इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कंपनी आपको यही सजेस्ट करती है कि भैया पूरा सीवीटी चेंज होगा। और पूरा सीवीटी चेंज होने का मतलब आप जानते हैं, काफी अच्छा खासा पैसा पे करना पड़ेगा आपको। और दूसरा यहाँ पर कौन से एक आ जाता है कि यहाँ पर लिमिटेड टॉर्क मिलता है। एक टोइंग कैपेसिटी जो है ना, यानी कि गाड़ी को खींचने की कैपेसिटी, ज्यादा लोड की कैपेसिटी कम मिलती है यहाँ पर। इसी वजह से यहाँ पर इसको हाई एंड परफॉर्मेंस के रूप में नहीं गिना सकते हम, क्योंकि यहाँ पर सीवीटी एक कंफर्टेबल राइड के लिए सीवीटी बहुत बेहतरीन काम करता है। अगला आ जाता है टॉर्क कन्वर्टर। जी हाँ, टॉर्क कन्वर्टर एक बेहतरीन और पुरानी प्रूवन टेक्नोलॉजी है। हालांकि अब यहाँ पर कुछ एक बदलाव किए गए हैं टॉर्क कन्वर्टर में, ताकि इससे अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी निकाली जा सके और पावर लैग को बिल्कुल मिनिमाइज किया जा सके। इसी वजह से जो अब मॉडर्न कार्स में टॉर्क कन्वर्टर आ रहे हैं, वो बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चाहे सिटी में चलानी है, हाईवे पे चलानी है, हिल्स पे चलानी है, हर जगह टॉर्क कन्वर्टर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। इसमें फेलियर के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं। टॉर्क कन्वर्टर में ये 15 साल तक भी कोई जल्दी से दिक्कत नहीं देता है। इसको डिजाइन ही इसी वजह से किया जाता है। साथ ही साथ पावरफुल तो है ही। यहाँ पर जिस पर भी ये टॉर्क कन्वर्टर लगाया जाता है और डीसीटी जैसे गियरबॉक्स लगाए जाते हैं, इसका मतलब यह है कि भैया ऐसे इंजन पावरफुल होते हैं और उनकी जो ट्यूनिंग होती है ना, वो इन गियरबॉक्स के हिसाब से ही की जाती है। तो आपको हर ड्राइविंग कंडीशन में बढ़त दिलाते हैं ये टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स। साथ ही साथ यहाँ पर इनकी मेंटेनेंस की बात करूं तो ये मेंटेनेंस एएमटी और मैनुअल से ज्यादा कॉस्टली होते हैं। जल्दी से खराब होते नहीं है, पर इनको अगर खराबी आ जाए तो ये एएमटी और मैनुअल से ज्यादा खर्चा कराते हैं। पर हाँ, सीवीटी से थोड़े सस्ते होंगे ये। बात करें डीसीटी डुअल क्लच ट्रांसमिशन की, तो भैया यहाँ पर ये हाई परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाई एंड परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों में इसको दिया जाता है, जैसे टाटा सियरा में भी है, डस्टर में भी है, और आपका किया की कुछ कार्स में मिल जाएगा, हैंडई में भी है। बहुत सारी कंपनीज अब डीसीटी दे रही हैं अपनी गाड़ियों में। तो जैसा मैंने बताया, ये हाई परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन हुए हैं। इसी वजह से यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकी कंट्रीज में, जैसे कि लैटिन अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऐसी जगहों पर आपको ये डीसीटी गियरबॉक्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। कारण क्या है कि यहाँ पर एक तो ट्रैफिक कम है, गाड़ी काफी ज्यादा ट्रेवल करती है, तो ऐसे में डीसीटी बहुत रिलायबल है और पावरफुल भी है। तो यहाँ पर फास्टर एक्सेलरेशन का रिक्वायरमेंट है, फास्टर टॉर्क का रिक्वायरमेंट है, आपको गाड़ी को ओवरटेक करना है, कहीं पर भी आप इस डीसीटी गियरबॉक्स से हारेंगे नहीं, क्योंकि ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गियरबॉक्स है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि भैया ये जो गियरबॉक्स हैं, ये फॉर्मूला 1 और रेसिंग कार से इंस्पायर्ड होते हैं। डॉग बॉक्स के बाद जो नंबर आता है रेसिंग यानी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स में गियरबॉक्स का, वो डीसीटी का ही आता है। इसके भी अपने कॉन्स हैं। क्या कॉन्स हैं कि आप अगर बहुत ज्यादा सिटी ट्रैफिक में चलते हैं, रुक रुक कर चल रही है गाड़ी, बंपर टू बंपर ट्रैफिक है, जैसे कि दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर और नोएडा, अगर ऐसी जगह पे चल रहे हैं जहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो भैया ये गियरबॉक्स जल्दी हीट अप होते हैं। और हीट का मतलब होता है कि भैया यहाँ पर दुश्मन होती है किसी भी चीज की हीट। एक्सट्रीम हीट बढ़ेगी तो ये गियरबॉक्स जल्दी कोलैप्स हो सकते हैं, इनमें दिक्कत आ सकती है। और इनमें दिक्कत एक बार आई
तो बहुत एक्सपेंसिव है ये गियर बॉक्स, आपका बहुत खर्चा करवा देंगे। अगर आपको सिटी में ही गाड़ी ज्यादा चलानी है तो भैया डीसीटी अवॉइड करिए आप। ऐसे में आप सीवीटी, एएमटी या कोई दूसरी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, टॉर्क कन्वर्टर भी जा सकते हैं, पर डीसीटी अवॉइड करिए, जल्दी हीट हो जाते हैं। हालांकि डीसीटी में भी आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है तो ये भी काफी लॉन्ग लास्टिंग है, बट फिर भी डीसीटी में दिक्कत अगर आई तो बहुत खर्चा कराती है सीवीटी की तरह। सीवीटी से भी इवन ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा ज्यादा ही महंगा पड़ेगा डीसीटी गियर बॉक्स आपको। तो यहाँ पर हमने मोस्टली चीजें आज कवर कर ली हैं इस वीडियो में कि कैसे होते हैं गियर बॉक्स, इनका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, इनके पीछे की साइंस क्या है, कौन सा ज्यादा रिलायबल है, किसकी मेंटेनेंस कम है, किसके साथ फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, किसके साथ गाड़ी की लाइफ बहुत बेहतरीन रहेगी, कौन जल्दी हीट होते हैं, सभी चीजों पे हमने बात कर ली है। आई होप कि आपको गियर बॉक्स से रिलेटेड अब कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी डाउट है तो स्वागत है आपका कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूंगा हर एक कमेंट का आंसर करने का। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा ताकि दूसरों तक भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच सके। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।